ममता नाम की एक गंजी औरत कहीं चली जा रही थी। तभी अचानक उसे एक तड़पती हुई गाय दिखी। उसके पास एक छोटा सा बछड़ा भी था जो कि रो रहा था। ममता भागते हुए उस गाय के पास गई और पानी पिलाया। गाय माता, क्या हुआ आपको? आपकी ये हालत कैसे हो गई? किसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। गर्भावस्था वाली हालत में किसी ने मुझे चोट पहुंचाई, इसीलिए अपने बछड़े को जन्म देते हुए मेरी ये हालत हो गई है। अब मैं नहीं बचूंगी। ऐसा मत बोलिए, आपके बिना आपके बछड़े का क्या होगा? तुम मुझे बहुत साफ दिल की लग रही हो। अगर हो सके तो मेरे बछड़े का ख्याल रखना। जिसने भी मेरे साथ ये किया है वो कभी खुश नहीं रहेगा। इतना बोलकर गाय ने अपने प्राण छोड़ दिए। क्या ममता उस बछड़े को अपने साथ ले जाएगी? क्या गाय को न्याय मिल पाएगा? आखिर किसने उसके साथ ऐसा किया था? ये सब जानने के लिए कहानी को शुरू से जानना पड़ेगा। किसी घर के नीचे वाले माले में ममता अपने पति विनोद के साथ रहती थी। घर में ही उसकी डिलीवरी चल रही थी। मिस्टर विनोद, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, हम अभी आपको खुशखबरी देते हैं। विनोद बाहर आ गया। ऊपर वाले फ्लोर में विनोद की माँ और उसके भैया भाभी रहते थे। उसकी भाभी राधिका के बाल बहुत ही लंबे और घने थे। दोनों सास बहू भी बालकनी में खड़े थे। क्या हुआ देवर जी? उम्मीद है इस बार तो खुशखबरी मिली जाएगी। हाँ भाभी, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है। विनोद बाहर खड़ा होकर इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद नर्स और डॉक्टर बाहर आए। माफ करना विनोद, इस बार भी हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। इतना बोलकर डॉक्टर अपनी टीम के साथ वहां से चले गए। विनोद बेचारा बहुत दुखी हो गया। तभी उसकी माँ ऊपर बालकनी से बोली, इसीलिए मैंने दोनों भाइयों को अलग कर दिया था ताकि तेरी बीवी की नजर मेरी बड़ी बहू पर ना पड़े। तेरी गंजी बीवी एक नंबर की कलंकिनी है। 3 बार गर्भवती हो चुकी है और तीनों बार उसका बच्चा पेट में ही मर गया। मैं तो कहती हूँ उसे छोड़ दे। अरे माँ, इसमें ममता की क्या गलती? मैं उसे नहीं छोड़ सकता, वो मेरी जिम्मेदारी है। विनोद घर के अंदर आया तो ममता जोर जोर से रोने लगी। विनोद, लगता है हमारे नसीब में संतान का सुख है ही नहीं। लगता है मैंने पिछले जन्म में कोई पाप कर दिया था। अरे ऐसा मत सोचो ममता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान कभी ना कभी हमारा साथ जरूर देगा। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। कुछ महीनों बाद लंबे बालों वाली जेठानी राधिका गर्भवती हो गई। उसका पति विक्रम और सास दोनों बहुत खुश हुए। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मुझे उम्मीद है हमारी होने वाली संतान भी तुम्हारी जैसी ही खूबसूरत होगी। उसके भी लंबे घने काले बाल होंगे तुम्हारी तरह। ये भी कोई कहने की बात है? मैं उस गंजी देवरानी की तरह कलंकिनी थोड़ी ना हूँ। मेरी प्यारी बहू, इस खुशी के मौके पर उस कलंकिनी का नाम अपनी जुबान पर मत ला। चल इसी खुशी में जश्न की तैयारी करते हैं। रात में उसकी सास ने पूरे मोहल्ले को निमंत्रण दिया। पूरा मोहल्ला उस पार्टी में आया। नीचे राधिका का देवर और देवरानी आपस में बातें कर रहे थे। विनोद, आज भैया भाभी के लिए कितनी खुशी का मौका है। चलो ना, हम भी उन्हें बधाइयां देकर आते हैं। ममता, अरे तुम किस मिट्टी की बनी हो? माँ, भाभी, भैया हर वक्त तुम्हारी बेइज्जती किया करते हैं और तुम उन्हें बधाइयां देना चाहती हो। परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा तो हुआ ही करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारे दुश्मन हो गए। ठीक है, तुम कहती हो तो चलता हूँ। विनोद और ममता तैयार हुए और ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गए। तभी उसकी सास ने कहा, अरे राधिका बहू, तू अंदर जा। इस गंजी की नजर भी नहीं पड़नी चाहिए तुझ पर। ये गंजी औरत भी तुम्हारी बहू है ना? फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इसे मैं अपनी बहू मानती ही नहीं हूँ। जब से इस घर में आई है कलेश होता रहता है। 3 बच्चों को खा गई है। मेरी बड़ी बहू गर्भवती हुई है तो उसके बच्चे को भी खाने आ गई। अरे देवरानी जी, अपने सर से पल्लू तो हटाओ, मोहल्ले वालों को देखने तो दो तुम्हारा टकला कैसा लगता है। भाभी, कैसी बातें कर रही हो आप? अपने ही परिवार की बेइज्जती कर रही हो। इतने में राधिका ममता के पास आई और उसके सर से पल्लू हटा दिया। उसका गंजा सर देखकर सारे मोहल्ले वाले हंसने लगे। इधर राधिका ने अपनी जुल्फे लहरा दी। जेठानी के इतने लंबे और घने बाल हैं, वही देवरानी तो बिल्कुल गंजी है। तुम्हें तो मुंडन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। मेरी बड़ी बहू तो लाखों में एक है। इसके जैसे लंबे घने बाल पूरे मोहल्ले में किसी के नहीं है। जब जब ममता का गंजा सर देखती हूँ मुझे उल्टी होने लगती है। बहुत शौक था ना तुम्हें भाभी को बधाइयां देने का। अभी और बेइज्जती करानी है या चले? बेटा, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। एक गंजी औरत की कोई इज्जत नहीं होती। ये सब सुनकर ममता की आंखों से आंसू छलक पड़े। विनोद ने उसका हाथ पकड़ा और नीचे अपने घर में ले आया। ऐसे वक्त बीत रहा था। विनोद और ममता ने अपने भैया, भाभी और माँ की तरफ देखना ही बंद कर दिया था। अगर वो लोग कहीं रास्ते में भी मिल जाते तो वो अपना रास्ता बदल लेते थे। फिर एक रोज
विनोद, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, मेरी स्कूल की सहेलियां भी आ रही हैं वहां। तभी विनोद की नजर घर के बाहर गई। उसने देखा कि उसकी भाभी राधिका तैयार होकर अकेली कहीं जा रही थी। ममता, अभी तुम कहीं नहीं जाओगी। अभी भाभी अकेले ही मार्केट गई हैं, क्योंकि भैया काम से बाहर गए हैं। जब वो वापस आएंगी उसके बाद ही तुम जाओगी। मैं नहीं चाहता तुम दोनों का आमना सामना हो। अरे लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि वो मार्केट ही गई हो। अरे ममता, लेकिन सड़क तो एक ही है ना। विनोद घर से हिला तक नहीं ताकि ममता घर से बाहर ना निकल पाए। शाम को उसने देखा कि उसकी भाभी राधिका वापस आ रही है। आजकल सड़क पर जानवर बहुत हो गए। बताओ, मेरे हाथों से ही सब्जी छीन कर खा ली। ऐसे आवारा जानवरों के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। यही सब बड़बड़ाते हुए राधिका ऊपर चली गई। विनोद ने ये सब देख लिया। वो भागकर अंदर आया। ममता, अब तुम मार्केट जा सकती हो। राधिका भाभी आ चुकी हैं, और कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? अरे नहीं नहीं, वहाँ मेरी बचपन की कुछ सहेलियां मिलने वाली हैं, तो उनके साथ गप्पे मारूंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, आज मेरी नाइट ड्यूटी। इतना बोलकर ममता वहां से चली गई। लेकिन जब वो मार्केट से वापस लौट रही थी तब उसे तड़पती हुई एक गाय दिखी। वो जल्दी से गाय के पास आई और उसे पानी पिलाया। गाय माता, क्या हुआ आपको? आपकी ये हालत कैसे हो गई? किसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। गर्भावस्था वाली हालत में किसी ने मुझे चोट पहुंचाई, इसीलिए अपने बछड़े को जन्म देते हुए मेरी ये हालत हो गई है। अब मैं नहीं बचूंगी। ऐसा मत बोलिए, आपके बिना आपके बछड़े का क्या होगा? तुम मुझे बहुत साफ दिल की लग रही हो। अगर हो सके तो मेरे बछड़े का ख्याल रखना। जिसने भी मेरे साथ ये किया है वो कभी खुश नहीं रहेगा। इतना बोलकर गाय ने प्राण त्याग दिए। बछड़ा जोर जोर से रोने लगा। चिंता मत करो बेटा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, चलो मेरे साथ। ममता उस बछड़े को लेकर अपने घर आ गई। बालकनी से राधिका और उसकी माँ ये सब देख रहे थे। देख रही हो सासू माँ, हमारी अच्छी खासी सोसाइटी को ये औरत गंदा बना देगी। जानवरों को लाने की क्या जरूरत थी? अरे उसे जो करना है करने दे, उसकी तरफ देखा ही मत कर। खैर, तभी विनोद बाहर आ गया। अरे ममता, तुम मार्केट सब्जी लेने गई थी या बछड़ा लेने? किसी ने इसकी माँ के साथ बहुत गलत किया, वो बेचारी दुनिया छोड़कर चली गई। ममता, मुझे तुम पर गर्व है। आज के बाद हम इसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। मैं दूध लेकर आता हूँ इसके लिए। अब वो बछड़ा उन लोगों के साथ खुश रहने लगा। विनोद और ममता अक्सर उस बछड़े के साथ कभी घर के अंदर तो कभी कभी घर के बाहर खेलते रहते थे। ये सब राधिका को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक रोज, सासू माँ, इस बछड़े ने तो पूरे मोहल्ले में गंध मचा रखी है। अरे तू खेलने देना बहू, बछड़ा ही तो है, हम लोग तो ऊपर रहते हैं, ऊपर तो गंदगी नहीं फैला रहा ना वो। खैर, करीब आधी रात को राधिका चुपके से नीचे आई। बछड़ा घर के बाहर ही खूंटे से बंधा हुआ था। राधिका ने उसे खूंटे से आजाद किया और उसे वहां से भगाने लगी। चल भाग यहाँ से, चल भाग जा यहाँ से, वरना बहुत मारूंगी, निकल यहाँ से। ये तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी वो बछड़ा जोर जोर से मिमियाने लगा। उसकी आवाज सुनकर वहां पर ममता, विनोद और उसकी माँ सब लोग आ गए। भाभी, ये क्या कर रही हो आप? मुझे इन गंदे जानवरों से बहुत नफरत है, ये यहाँ नहीं रह सकता। वो सब आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी वहां पर बछड़े की माँ यानी उस गाय की आत्मा आ गई। मेरे बछड़े को हाथ भी मत लगाना। उस दिन इस औरत राधिका ने ही मेरे पेट पर लात मारी थी, इसीलिए मैं ये दुनिया छोड़कर चली गई। बड़ी मुश्किल से मिली हो, तुझे तेरे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। इतना बोलकर गाय की आत्मा गायब हो गई। तुरंत राधिका के पेट में दर्द उठा। उसने वहीं पर एक काले रंग के बछड़े को जन्म दिया। सब हैरान हो गए। देखते ही देखते राधिका के सारे बाल झड़ गए, वो गंजी हो गई। इधर ममता के सोने के बाल लंबे और घने हो गए। अरे यार, सूरज सर पर चढ़ गया है, विदाई का वक्त हो गया है। दूल्हे साहब कहाँ गायब हो गए? मैंने नंदोई जी को उधर सामने की तरफ जाते हुए देखा है। ठीक है, आप सब लोग यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। अजय सामने की तरफ दूल्हे को ढूंढते हुए जा रहा था। तभी वहाँ से थोड़ी दूर पर बरगद के पेड़ के पीछे से हल्की सी शेरवानी दिखाई दी। लगता है दूल्हा पेड़ के पीछे बैठा है, लेकिन वहाँ वो क्या करने गया है? अजय भागकर पेड़ के पीछे गया तो देखा दूल्हा चुपचाप सर झुकाए बैठा था। अजय के कदमों की आवाज सुनकर दूल्हे ने जब अजय की तरफ देखा तो दूल्हे का एक भी दांत नहीं था, वो बिल्कुल पोपला था। अरे खन्ना साहब, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आपकी दुल्हन की विदाई का वक्त हो गया है, बहन आपका इंतजार कर रही है। अरे साले साहब, पता नहीं मेरी बत्तीसी कहाँ गिर गई। अजय ने अपनी पैंट की जेब से बत्तीसी निकाली और खन्ना साहब को दे दी। आपकी बत्तीसी आप संभाल कर रखा कीजिए, ये आपकी कार के अंदर पड़ी हुई थी। दूल्हे ने अपनी बत्तीसी लगाई और अजय के साथ वापस आ गया। अजय की बहन शालू अपने पति खन्ना साहब को देखकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उसकी शादी
इतने बूढ़े इंसान के साथ क्यों हो रही थी? फिर भी शालू इतनी खुश क्यों थी? ससुराल जाने के बाद कैसे कटेगी उसकी जिंदगी? क्या कहानी में कोई ट्विस्ट आएगा? ये सब जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अजय, शालू और उसके माता पिता खाने की टेबल पर बैठे थे। भैया, इससे अच्छा तो आप एक नौकरानी रख लेते, कम से कम वक्त पर खाना तो मिल जाता। और आजकल की नौकरानियां भी भाभी से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। शालू, तुम्हारी भाभी इतनी भी काली नहीं है, उसका रंग सांवला है। सांवला रंग कहो या काला, दोनों एक ही बात है। लेकिन मानना पड़ेगा, काली सूरत होने के बाद भी भाभी को आप जैसा लड़का मिला, तो सोचिए जरा मुझ जैसी अप्सरा को कैसा पति मिलेगा। तभी वहां पर ममता सभी के लिए खाना लेकर आ गई। ननद जी, अगर आप एक अप्सरा हो तब तो आपको इस दुनिया का सबसे हैंडसम राजकुमार ही मिलेगा। बहू, अब ज्यादा बातें मत करो, जल्दी से खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। बहू के हाथ के खाने की महक से ही हम खुद को रोक नहीं पाते। जल्दी से खाना शुरू करते हैं। वो लोग खाना खाने लगे। अगले दिन शालू अपनी सहेलियों को लेकर ममता के कमरे में गई तो देखा वो मेकअप कर रही थी। भाभी, आप चाहे जितना भी मेकअप कर लो, अपनी बदसूरती नहीं छिपा पाओगी। मेरी सहेलियां जिद कर रही थी कि आपके साथ शॉपिंग करनी है, वरना मैं इन्हें बुलाती ही नहीं। शालू अपनी भाभी की तरफ बेइज्जती नहीं करते, भले ही वो सांवली है लेकिन देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। तो इस तरह शालू अपनी भाभी की जब देखो तब किसी के भी सामने उसके रंग का मजाक उड़ाया करती थी। कुछ दिनों बाद उसके भाई अजय ने शालू के लिए लड़का देखा। शालू, आज तुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। शालू जाकर अपनी बालकनी में खड़ी हो गई। इन लड़के वालों की औकात मैं दूर से पहचान लूंगी। थोड़ी देर बाद लड़के वाले अपनी कार से उसके घर के बाहर रुके। अजय, उसके माता पिता और ममता बाहर ही उसका स्वागत करने लगे। तभी शालू ऊपर से चिल्लाने लगी, भैया, इन लोगों को भगा दो यहाँ से। इतनी साधारण सी गाड़ी लेकर आए और वो भी मुझ जैसी अप्सरा को देखने। कम से कम रोल्स रॉयस तो लानी चाहिए थी। शालू, तू चुपचाप अंदर जा। आए हुए मेहमानों की ऐसी बेइज्जती नहीं करते। रहने दो भाई साहब, सफाई मत दो, मुझे ऐसी लड़की से रिश्ता रखना ही नहीं है। इस तरह लड़के वाले बाहर से ही लौट गए। उसके बाद जितने भी रिश्ते शालू के लिए आते थे वो सबको ऐसे बेइज्जत करके भगा दिया करती थी। अगर ममता उसे समझाने जाती तो वो उसके रंग को लेकर उसका मजाक उड़ा देती थी। फिर कुछ महीनों बाद एक बहुत ही अमीर आदमी शालू के घर आया। उसके आसपास बॉडीगार्ड थे, उसका मैनेजर था और वो 10 गाड़ियों से आया था। आगे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ी और बीच में उस आदमी यानी खन्ना साहब की गाड़ी। अरे खन्ना साहब, आपको किसने बता दिया कि शालू की हम शादी करना चाहते हैं? जिस घर में लड़की कुंवारी बैठी हो उसकी खबर दूर दूर तक पहुंच ही जाती है। मेरी उम्र भले ही शालू से ज्यादा है, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उम्र में क्या रखा है खन्ना साहब, मुझे हमेशा से ही आप जैसे रॉयल बंदे की तलाश थी। मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। शालू, तू पागल हो गई है क्या? जरा इनकी उम्र देख और अपनी उम्र देख। भाभी, आपकी सूरत तो काली थी, आपकी जुबान भी काली है। अरे जरा उनका बैंक बैलेंस देखिए और हमारा बैंक बैलेंस देखिए। किसी सल्तनत का राजा लग रहा है ये। मुझ जैसी अप्सरा को सिर्फ यही आदमी झेल सकता है। मेरे आसपास भी ये सारे बॉडीगार्ड रहेंगे। तो इस तरह से शालू की शादी खन्ना साहब के साथ हो गई। अब कहानी एक बार फिर से वर्तमान में वापस आ गई और खन्ना साहब शालू को विदा करके अपने घर ले आए। अभी ये बुड्ढा मुझे ठीक तरह से जानता नहीं है। इसको लग रहा होगा कि ये बहुत चालाक है, इसने कम उम्र की लड़की से शादी कर ली। लेकिन मैं इससे ज्यादा चालाक हूँ, मुझे तो सिर्फ इसके पैसों से मतलब है। शालू मन ही मन ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे किसी की आवाजें सुनाई थी। शालू भागकर गई और खिड़की से उनकी बातें सुनी। वहां खन्ना साहब अपनी पहली पत्नी और 16 साल के बेटे रोहन से बात कर रहे थे। पापा, मैं आपको कितना समझदार समझता था, पर आपने मेरी माँ के होते हुए दूसरी शादी कर ली। बेटा, आज के बाद हम इस घर में नहीं रहेंगे, चल मेरे साथ। और हाँ, मैं तलाक के कागजों पर साइन करके आपको भिजवा दूंगी। अरे रुक जाओ तुम लोग तो जानते ही हो कि मेरा बिजनेस माइंड बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। इसलिए मैं आज इस मुकाम पर हूँ। जिस लड़की से मैंने शादी की है वो 1 नंबर की घमंडी है। काम करने के लिए एक देसी नौकरानी तुम लोगों को चाहिए ही थी, याद है कि नहीं? हाँ याद है, लेकिन उस बात का इस बात से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, देखो, अगर मैं देसी नौकरानी लाता तो मुझे हर महीने उसे पगार देनी पड़ती और एक डर भी बना रहता कि नौकरानी हमें छोड़कर कहीं चली ना जाए। लेकिन जब मैंने इससे शादी कर ली है तो ये तो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। ये बस हमारा बंगला देख देख कर ही अपने घमंड को बढ़ाती रहेगी और मजे से काम करेगी। इसका मतलब आपने सिर्फ इसे नौकरानी बनाने के लिए शादी की है, आप इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे ना?
मैं पागल हूँ जो तेरी माँ के होते हुए किसी दूसरी लड़की के साथ पत्नी वाला रिश्ता रखूंगा। ये सब सुनकर शालू के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई। खैर, वो चुपचाप दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मैं खुद को कुछ ज्यादा ही चालाक समझती थी, लेकिन बुढ़ा तो मुझसे कई गुना चालाक निकला। कोई बात नहीं, अब मैं ऐसी चाल चलूंगी ना कि ये बुढ़ा याद रखेगा। मेरे रूप को देखकर एक ना एक दिन ये पिघल ही जाएगा। लेकिन कम से कम इसे बताना तो चाहिए था ना कि ये पहले से ही शादीशुदा और इसका एक जवान बेटा भी है। मैं ही पागल थी कि मैंने इससे कुछ सवाल जवाब ही नहीं किया। इतने में वहां पर खन्ना साहब की पहली पत्नी आ गई। अरे महारानी साहिबा, आज आपका इस घर में पहला दिन है। रसोई घर आपका इंतजार कर रहा है। पूरे मोहल्ले को दावत दी है हमने, और सारा खाना तुम अकेले ही बनाओगी। शालू ने अब मजबूरी में बहुत सारे लोगों के लिए अकेले ही खाना बनाया। सारे बर्तन भी उन लोगों ने शालू से ही धुलवाए। रात में शालू ने खन्ना साहब से अकेले में बात की। शालू, इतने छोटे छोटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं तुमने? क्यों, मेरा हुस्न आपको पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं नहीं, तुम तो बिल्कुल अप्सरा लग रही हो। अच्छा सुनो ना, मुझे अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाना है। मुझे एक रोल्स रॉयस कार गिफ्ट कर दो ना। 2 दिन बाद जब पार्टी में जाऊंगी तो उसे लगना चाहिए ना कि मैं खन्ना साहब की बीवी हूँ। अगर तुम्हारी सहेली को नहीं लगेगा कि तुम खन्ना साहब की बीवी हो तो आसमान जमीन पर गिर पड़ेगा क्या? वैसे भी मैंने सारी प्रॉपर्टी अपने पहली बीबी के नाम कर रखी है, उससे परमिशन ले लो। इतना कहकर खन्ना साहब वहां से चले गए। अब शालू की ये चाल भी कामयाब नहीं हुई। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, शालू का उस घर में बिल्कुल नौकरानी वाला हाल होता चला गया। यहाँ तक कि गलतियां होने पर उसकी पहली पत्नी उसे मारने भी लगी। मैंने तुझे बोला था कि हमारे कपड़े धो देना, अभी तक तू खाना ही नहीं बना पाई। बस मैं इसके बाद जा ही रही थी, तभी वहां पर उसकी ढेर सारी सहेलियां आ गई। देख रही हो तुम लोग, ये मेरी सौतन कम नौकरानी है। इन गरीब लोगों के पास घमंड तो बहुत होता है, लेकिन काम धाम कुछ नहीं आता। देखिए, आप अपनी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती। तो ठीक है, आज शाम को मैंने बहुत बड़ी पार्टी रखी है। पूरे मोहल्ले वालों के सामने मैं तेरी बेइज्जती करूंगी। इन सब से थक हार कर एक रात वो चुपके से अपने मायके वापस लौट आई। शालू, क्यों रो रही हो तुम? शालू ने सारी बात अपने भैया भाभी और मम्मी पापा को बता दी। भाभी, अब मुझे पता चल चुका है कि जब मैं अपनी सहेलियों के सामने आपकी बेइज्जती करती थी तो आपको कैसा महसूस होता होगा। हमें हमेशा अपने बराबर वालों से रिश्ता रखना चाहिए। वो लोग मेरे साथ नौकरानियों की तरह व्यवहार करते और हर वक्त मेरी बेइज्जती किया करते। शालू, तूने भी तो ना जाने कितने लोगों की बेइज्जती की है। कितने अच्छे अच्छे लड़के तुझे देखने आए, लेकिन तूने उन्हें ऐसे बेइज्जत करके भगाया जैसे वो कोई कूड़ा कबाड़ हो। मैं तो इस शादी के सख्त खिलाफ थी, लेकिन तू ही पागल पड़ी हुई थी। अब पता चला कि एक अमीर बुढ़े से शादी करने का क्या नतीजा होता है। कर ली तूने उनके पैसों पर ऐश। माँ जी, अब रहने दीजिए। मेरी ननद को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं तेरे लिए लड़का ढूंढूंगी। ममता का भाई वकील था, जिसकी मदद से उसने शालू और खन्ना साहब का तलाक करवा दिया, और उसके बाद ममता ने शालू की शादी अपने भाई से कर दी। अब शालू अपनी भाभी की खूब इज्जत करने लगी और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अपना नाम कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए हैं और कमेंट में अपने नाम लिखे हैं, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में अपना नाम लिखिए। क्या आप बड़े होकर भी स्टोरी देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें। हमारे पिछले वीडियो से लकी ड्रॉ में चुने हुए नाम हैं सोनम, आरती, काजल, संगीता, राहुल, पूजा, लक्ष्मी, शिवानी और नेहा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखा है, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए।